नमस्कार, आरएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का ये 44वां दिन है जहां जंग जारी है और ऐसे में रूसी हमले में यूक्रेन के कई शहर अब बुरी तरह से तबाह हो चुके हैं। इसी बीच यूक्रेनी मीडिया ने यह दावा किया है कि यूक्रेन का सूमी इलाका पूरी तरह से रूसी सेना के कब्जे से मुक्त हो गया है। सभी ओलम्ब्लास्ट के गवर्नर और फेसबुक पोस्ट में जानकारी देते हुए कहा गया कि यूक्रेन का सूमी क्षेत्र रूसी सैनिकों के कब्जे से मुक्त हो गया है। तो यूक्रेन के सैनिक फिर से यहां कब्जा जमा चुके हैं। हालांकि इस बीच कहीं कहीं धमाकों की आवाज भी सुनाई दे रही है और धमाकों की आवाज को लेकर सूमी ओब्लास्ट के गवर्नर दिमित्रो जिवित्स्की ने कहा है सफाई देते हुए कि बचाव दल के कार्यकर्ता रूसी सैनिकों द्वारा छोड़े गए गोला बारूद डिस्पोज कर रहे हैं। सूमी ओब्लास्ट के गवर्नर का यह भी दावा है कि रूसी सैनिक सूमी क्षेत्र को छोड़कर जा चुके हैं और वहां पर अब यूक्रेन की सेना का कब्जा है। हालांकि गवर्नर की जो बात है, उन्होंने जोर देकर कहा कि ये क्षेत्र अभी भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ड्राइवर्स को सड़कों के किनारे या जंगलों के पीछे की सड़कों पर अभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। रूसी सैनिकों ने कोनोटोप जिले में आखिरी बार छोड़ दिया था और अब वहां पर नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। जरूरी मरम्मत कराई जा रही है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूमी के क्षेत्र के आबादी वाले इलाकों में संचार बहाल किया जा रहा है। रूसी सैनिकों ने इस इलाके में भीषण तबाही मचाई है, तो वहीं भारी गोलाबारी की वजह से यहाँ के लोग काफी प्रभावित भी हुए हैं। बता दें आपको कि 24 फरवरी से ही रूसी सैनिकों का यूक्रेन के अलग अलग शहरों में हमला जारी है। कई शहरों में तबाही का आलम है। साथ ही आपको बता दें कि बोरोडायंका शहर के हालात भी बहुत खराब बताए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि यहां पर बूचा से भी बदतर हालत है। गौरतलब है कि यूक्रेन ने रूसी सेना का मुकाबला करने के लिए नाटो देशों से तत्काल हथियार मुहैया कराने की मांग की है। भारत के पड़ोसी देश और श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस संकट से निपटने में नाकामयाबी को लेकर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर इस्तीफा देने का दबाव है। तो वहीं इस बढ़ती महंगाई से आक्रोशित जनता ने देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी किया। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए फिलहाल देश में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है, जबकि श्रीलंका के कंगाली की हालात में पहुंचने की सबसे बड़ी वजह टैक्स कटौती मानी जा रही है। इसके अलावा टूरिज्म इंडस्ट्री का धराशायी होना भी एक बड़ी वजह में से एक है। इसके परिणाम स्वरूप श्रीलंका का कर्ज प्रबंधन कार्यक्रम ध्वस्त हो गया है और फरवरी महीने तक देश पर $12.55 बिलियन का कर्ज हो चुका है। इन $12.55 बिलियन में से $4 बिलियन का कर्ज इसी साल चुकाना था। और आपको बता दें कि देश में खराब हो रही आर्थिक व्यवस्था को लेकर बढ़ रही महंगाई को देखते हुए श्रीलंका ने छापे 119.08 अरब रुपए। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने बुधवार को जानकारी देते हुए कहा कि देश ने 119.08 अरब रुपए छापे हैं। देश में इस साल में करीब 432.76 अरब रुपए छापे जा चुके हैं। श्रीलंका का इरादा इसके जरिए खुद को आर्थिक संकट से बाहर निकालने का है। बता दें कि श्रीलंका का इंटरनेशनल सोवरेन बॉन्ड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, चीन और जापान में विदेशी कर्ज का एक बड़ा हिस्सा है। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि संकट के इस समय में चीन ने भी श्रीलंका की कोई मदद नहीं की, जबकि चीन और श्रीलंका के संबंध काफी अच्छे हैं। तो वहीं इसके अलग श्रीलंका ने जिस भारत से दूरियां बढ़ाई थी, उसी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए मदद भेजी है। और उत्तर प्रदेश में चुनाव में बुलडोजर काफी चर्चाओं में रहा और अब यूपी में योगी सरकार की दोबारा वापसी के बाद एक बार फिर से अपराधियों पर बुलडोजर चलने लगा है और उन पर बुलडोजर का खौफ भी दिखने लगा है। इसी बीच बुलडोजर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम योगी ने साफ कहा कि बुलडोजर किसी गरीब की झोपड़ी या दुकान पर नहीं चलेगा। ये बुलडोजर सिर्फ माफियाओं और अवैध संपत्ति पर चलेगा। बुलडोजर अफसरों को सीएम योगी ने कहा कि किसी गरीब की झोपड़ी या दुकान पर यह बुलडोजर नहीं चलेगा। सिर्फ पेशेवर माफिया, दुर्दांत माफिया की संपत्ति और अवैध संपत्ति पर ही यह बुलडोजर चलेगा। साथ ही गरीबों और व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले पर ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
कहा गया है कि एक दिन पहले बरेली की भोजीपुरा सीट से समाजवादी पार्टी विधायक और पूर्व मंत्री शहजुल इस्लाम के कथित तौर पर अवैध रूप से निर्मित पेट्रोल पंप को जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया था। ये पेट्रोल पंप बिना नक्शा पास करवाए ही बनाया गया था और इसके लिए पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है, मगर कोई जवाब नहीं मिला। और ऐसे में अब पेट्रोल पंप के लिए अनापत्ति और प्रमाण पत्र भी नहीं लिया गया, जिसके बाद सपा विधायक शहजुल इस्लाम ने गत 2 अप्रैल को पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संजीव सक्सेना की ओर से आयोजित एक अपने सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति कथित भड़काऊ टिप्पणियां भी की थी। इसी मामले को लेकर उनके खिलाफ 4 अप्रैल को मुकदमा दर्ज किया गया था और उसके बाद ये बुलडोजर चलाकर पेट्रोल पंप तोड़ने की कार्रवाई की गई। अब बात करें पंजाब की, तो पंजाब कांग्रेस के भीतर छिड़ी कलह और ज्यादा बढ़ गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने नवजोत सिंह सिद्धू को निशाने पर लिया है। दरअसल सुखजिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर पार्टी को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। इसी के साथ ही सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सिद्धू को फिरंगी तक कह दिया। सुखजिंदर सिंह का कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी को बर्बाद करने के लिए आए थे। रंधावा ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। हमारी पार्टी में बुजुर्गों का सम्मान होता है, लेकिन बाहर से आने वाले फिरंगियों ने पार्टी को बर्बाद कर दिया। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आगे ये भी कहा कि बाहर से आए व्यक्ति को विधायक और मंत्री बनाना ठीक है, लेकिन जिस भी इंसान के अंदर कांग्रेस का डीएनए ना हो उसी पार्टी की कमान देना सही नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी से कांग्रेस पार्टी में आए थे और उन्हें विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस पार्टी के अंदर भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा था। महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन बुलाया गया था, लेकिन इसी दौरान यूथ कांग्रेस के नेताओं ने सिद्धू को लेकर ये गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सिद्धू जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, माना यह जा रहा है कि वो एक बार फिर से अध्यक्ष पद की कुर्सी पर दावा ठोक सकते हैं। और चीन के हैकर्स ने 2 बार लद्दाख के पास भारत के बिजली संयंत्रों पर हमला करने की कोशिश की है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। आपको बता दें कि बिजली मंत्री आरके सिंह ने इसकी जानकारी दी और कहा कि हमने इस तरह के साइबर हमलों का मुकाबला करने के लिए अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत कर लिया है। अमेरिका आधारित साइबर सिक्योरिटी फर्म रिकॉर्डेंट फ्यूचर ने दावा किया है कि उसने 6 अप्रैल को जारी एक रिपोर्ट में कहा था कि चीनी हैकर्स सितंबर 2021 से 7 स्टैंड लोड डिस्पैच सेंटर्स पर हमला कर चुके हैं और ये सेंटर्स लद्दाख में भारत चीन की विवादित सीमा के पास हैं। केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए कहा है कि चीनी हैकर्स भारतीय बिजली संयंत्रों को लगातार निशाना बना रहे हैं। आरके सिंह ने गुरुवार को पत्रकारों को यह भी बताया कि चीनी हैकर्स ने लद्दाख के पास बिजली वितरण केंद्रों पर कम से कम 2 बार हमला करने की कोशिश की। मंत्री ने आगे ये भी कहा कि हमने ऐसे साइबर हमलों से बचने के लिए पहले ही अपनी बचाव प्रणाली को मजबूत कर लिया है। हालांकि बिजली मंत्री ने हैकर्स के चीन की सरकार से संबंध को लेकर कुछ नहीं कहा। इस मुद्दे को लेकर विदेश मंत्रालय से भी सवाल किए गए। मंत्रालय से पूछा गया कि क्या इन हमलों का मुद्दा चीन के सामने उठाया गया है, तो ऐसे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि मंत्रालय को फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरा भरोसा जताया है कि भारत के अहम बुनियादी ढांचे पर्याप्त सुरक्षा में है। तो इन नाबालिग से रेप के आरोप में जेल में बंद आसाराम की मुसीबतें जेल में भी कम नहीं हो रही। उधर बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के बहराइच रोड स्थित आसाराम बापू के आश्रम के अंदर एक ऑल्टो कार में गुरुवार देर रात को एक लड़की का शव मिला है। इसके बाद सही इलाके में सनसनी फैल गई और आपको बता दें कि ये वही लड़की है जो 4 दिन पहले लापता हो गई थी। तो वहीं लाश मिलने के बाद पुलिस ने आश्रम को सील कर दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया। तो वहीं मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की देर रात को गोंडा पुलिस की सूचना पर जो पुलिस को सूचना मिली उसके आधार पर बहराइच रोड स्थित आसाराम में एक बार फिर से
कार में 12 साल की इस लड़की का शव मिला है। ये सूचना जैसे ही फैली, इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस की टीम को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया गया और जांच शुरू की गई। साथ ही आपको बता दें कि जांच में ये पता चला है कि लड़की का घर आश्रम से कुछ ही दूरी पर है और वो 4 दिन पहले से ही अपने घर से लापता हो गई थी। पूछताछ में ये सामने आया है कि जिस कार में ये शव मिला है वो आश्रम में कई दिनों से खड़ी हुई थी। गुरुवार की देर रात को भी जब कार से काफी दुर्गंध आई तो आश्रम के कर्मचारियों ने उसे खोलकर देखा। अंदर देखा तो उसमें लाश मिली, जिसको देखकर हड़कंप मच गया। फौरन ही पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई और आश्रम कर्मचारियों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम आश्रम और गाड़ी की जांच करने जुट गए। तो वहीं बच्ची की मां ने यह भी बताया है कि मंगलवार की रात से ही उसकी बच्ची लापता हो गई थी। आसपास के क्षेत्रों में ढूंढने का प्रयास भी किया गया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस को भी मामले की सूचना दी गई थी, पर अचानक पता चला कि उसकी लाश आश्रम में खड़ी एक कार में मिली है। उन्होंने बताया है कि कुछ साल पहले मेरे पति भी अचानक ही लापता हो गए थे। जिन लोगों ने मेरे पति को लापता किया है, उन्हीं लोगों ने मेरी बच्ची की हत्या की है। बच्ची की मां ने कुछ नामजद लोगों के खिलाफ तहरीर भी दी। साथ ही पुलिस तहरीर के आधार पर इस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज प्रजापति का कहना है कि मंगलवार को एक बच्ची की गुमशुदा होने की सूचना मिली थी। रात में आशाराम आश्रम के अंदर बच्ची का शव मिला। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आश्रम को सील कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अब तृणमूल कांग्रेस के नेता भादु शेख की हत्या मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। भादु शेख बेगतोई बीरभूम के टीएमसी के उप पंचायत प्रधान थे। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीरभूम मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। यहां पर आपको बता दें कि टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या के बाद बोगटोई गांव में 7 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 9 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी भी की थी कि 2 घटनाएं टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या और बीरभूम हत्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं। प्रधान न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राष्ट्रीय भारद्वाज की पीठ ने शुक्रवार को ही कहा कि सीबीआई को दोनों मामलों की एक साथ जांच करनी चाहिए। कोर्ट ने आगे अपनी टिप्पणी करते हुए यह भी कहा है कि न्याय के हित में और ये सुनिश्चित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नरसंहार के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। दोनों जांच सीबीआई को ट्रांसफर की जानी चाहिए। स्थानीय टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर गुरुवार को पीठ के समक्ष कई आवेदन भी दायर किए गए थे। आपको बताते चलें कि इन संबंधित वकीलों ने अदालत के सामने प्रस्तुत किया कि भादु शेख की हत्या और उसके परिणाम स्वरूप नरसंहार हमेशा ही जुड़े हुए थे और इस प्रकार एजेंसी को समग्र जांच करनी चाहिए। सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वाईजे दस्तूर ने कहा कि सीबीआई भादु शेख की हत्या की जांच करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने चिंता व्यक्त की कि सीबीआई जांच के लिए इस तरह की विलंबित याचिका का कारण अब तक महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो गए होंगे। हालांकि राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए महाधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने यह तर्क दिया था कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। 4 याचिकाओं में से 3 ने भी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच की ही मांग की थी। आपको बता दें कि राज्य में फिलहाल जांच प्रस्तुत नहीं हो पाई है। वहीं रश्मि शुक्ला फोन टैपिंग केस में अब शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। दरअसल मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन ने संजय राउत को समन जारी किया है, जिसके तहत संजय राउत को अब पुलिस के सामने पेश होना होगा। दरअसल अपना बयान दर्ज करवाना होगा उन्हें और इसके पहले गुरुवार को एनसीपी के नेता एकनाथ खड़से का बयान दर्ज किया गया था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी की शिकायत पर शुक्ला के खिलाफ मार्च में कोलाबा थाने में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि शुक्ला ने पूर्व भाजपा नेता खड़से और शिवसेना सांसद संजय राउत के नंबरों को निगरानी की सूची में डाला था। पुलिस ने यह भी कहा था कि कथित अवैध फोन टेपिंग मामले में ये तब हुआ जब शुक्ला राज्य खुफिया विभाग की प्रमुख थी। शिकायत के अनुसार खड़से का फोन 2019 में कथित तौर पर 2 बार टैप किया गया था।
जब वो भाजपा के साथ थे। वो अक्टूबर 2020 में रंकांपा में शामिल हुए थे, जिसके बाद पुलिस अधिकार ने कहा कि खड़से के अलावा शिवसेना नेता संजय राउत का फोन भी महाविकास अघाड़ी सरकार के गठन के दौरान टैप किया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर अब शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अगली खबर सीतापुर से है, जहां पर खैराबाद स्थित एक बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनिदास का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आपको बता दें कि इसमें वो एक समुदाय की महिलाओं के प्रति अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। वायरल वीडियो 2 अप्रैल का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने ये टिप्पणी नव संवत्सर के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान दी थी। पुलिस ने फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली है और हाल ही में बजरंग मुनिदास का जो ये वीडियो वायरल हुआ है, उसमें वो भीड़ के सामने एक समुदाय की महिलाओं और बेटियों को घर से उठाकर रेप करने की बात कह रहे हैं। इस वीडियो को किसी भी शख्स की ओर से ट्विटर पर शेयर किया गया, जिसके बाद पुलिस को ये मामले में संज्ञान में आया ये मामला और फिलहाल एएसपी सीतापुर को इस केस की जांच सौंप दी गई है। आपको बता दें कि महंत बजरंग मुनिदास काफी समय से चर्चाओं में हैं और वीडियो वायरल होने से पहले बजरंग मुनिदास संगत की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर भी काफी चर्चा में रह चुके हैं। उसके साथ ही ये स्थानीय नेताओं का काफी जमावड़ा लगता हुआ नजर आया। वीडियो वायरल होने के बाद से ही पुलिस की ओर से कहा गया है कि इस प्रकरण में क्षेत्राधिकारी नगर को जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही पुलिस ने बताया है कि थाना खैराबाद पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार समुचित धाराओं में शिकायत दर्ज कर ली गई है और अब उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, जय जय श्री राम। जय श्री राम। मैं यहाँ कहीं पास में सुअरों का बाड़ा है, जहाँ उस सुअरों के बाड़े में मेरी हत्या के लिए 28 लाख रुपए सुअरों ने इकट्ठा किया है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ सुअरों को कि 2800 जन्म तुम्हारे अल्लाह ताला तुम्हारा खतरा अगर आता रही है तो मैं तुम्हारा पूरा कर दूंगा। और मैं खुलेआम इस जिहादियों के सुअरों को खुलेआम चुनौती देता हूँ कि अगर इज्जत से रहना है तो खैराबाद पर रहिए, क्योंकि अगर श्री राम नगर बनने जा रहा है। जिस सुअर के बारे में मेरी हत्या के लिए 28 लाख रुपए इकट्ठा हुए हैं, तो उस समय उस सुअर के बारे में रहने वाले लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि अल्लाह का नूर नहीं होगा, ये बाबाओं का सुरूर होगा। मैं बहुत प्यार से तुमको समझा दे रहा हूँ, अगर इस खैराबाद में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा। हिंदू को मारा तो 10 हिंदू मुसलमान मारे जाएंगे। तुम लोग स्वयं होंगे। तो मेरी हत्या के लिए जिस सुअर बाड़े में 28 लाख रुपए इकट्ठा है, और सुअर बाड़े के लोग भी सुन लो, न सुअर बाड़ा रहेगा और न तुम लोग रहोगे। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करवा दें। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लखनऊ से, जहां झील में एक अज्ञात युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। जनेश्वर मिश्रा पार्क की ये झील है, जहां पर युवती का शव मिला है। फिलहाल पुलिस मृतक युवती की शिनाख्त में जुट गई है। थाना क्षेत्र के गोमती नगर विकास का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अज्ञात युवती का शव बरामद हुआ है। बहरहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, शव को कब्जे में ले लिया गया है और शिनाख्त की जा रही है। आपको बता दें कि तालाब में युवती का शव मिला है। थाना क्षेत्र गोमती नगर विस्तार का यह पूरा मामला है, जहां पर युवती का शव बरामद हुआ है।
और फतेहपुर से घरेलू हिंसा और आत्महत्या मामला सामने आया है, जहां पर मायके से वापस लौटी पत्नी को पति ने किसी बात को लेकर खूब पीटा, जिसके बाद पत्नी ने घर में फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि इस पत्नी को मृत देखकर पति ने भी पीपल के पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर ली। इन दोनों की मौत से ही इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर लखीमपुर से है, जहां पर पुलिस को गौकश के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 13 लाख की संपत्ति जब्त की है। ये संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की गई थी, जिसे अब पुलिस ने जब्त कर लिया है। दरअसल जिसके साथ एक मकान और एक मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त किया है। किया जाता है कि इस गांव का शातिर अपराधी नासिर और उसका लड़का मंसूर, ये लोग गोकशी गो हत्या करते थे, गो तस्करी करते थे, जिनके खिलाफ कई मुकदमे हैं। इसके पश्चात इनके ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा कायम किया गया था, जिसके तहत इनके द्वारा अपराध के अर्जित करके संपत्ति को आज कुर्क किया गया है और इस घर को सील किया गया है। इनके द्वारा अर्जित संपत्ति से एक मोटरसाइकिल भी कुर्क की गई है। कुल लगभग 3.5 लाख की संपत्ति इनकी कुर्क की गई है। आगे भी इसी तरह के जो भी चिन्हित अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर उन्नाव से है, जहां कानपुर और लखनऊ हाईवे पर खड़े ट्रक को पीछे से दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। इसके बाद से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से ट्रक में भीषण आग लग गई है। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर काफी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि दूसरे की फौरन जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया और इस वक्त आग पर काबू पा लिया गया है। आपको बता दें ये टक्कर हुई थी 2 ट्रकों के बीच में, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और एक ट्रक में आग लग गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शासन ने अब शराब, बियर और ऐसे तमाम पेय पदार्थों पर रोक लगाने के लिए एक अहम मुहिम छोड़ दी है। आपको बता दें खाद्य पदार्थ की श्रेणी में इन सबको लेते हुए अब इनसे संबंधित कंपनियों, वितरकों और दुकानदारों के लिए खाद्य और औषधि सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। शासन ने आदेश आने के बाद ही जिले में खाद्य और औषधि सुरक्षा विभाग सक्रिय हो गया। विभाग के अफसरों का यह कहना है कि इस ओर लाइसेंस लेने की अंतिम समय सीमा तय करते हुए लाइसेंस न लेने वालों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं इसको लेकर फिरोजाबाद के डिप्टी कमिश्नर सुधीर कुमार सिंह ने ये जानकारी दी कि लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस की कोई भी दुकान चलती हुई मिली तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। 2006 वो ऑलरेडी इन्फोर्स हो गया है 2011 से प्रदेश में। कतिपय कारणोंवश जो शराब आपका आबकारी विभाग का उसकी जो दुकानें थी उनको अभी तक कवर नहीं किया जा सका था खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन में। उसके लिए शासन स्तर से अब निर्देश जारी हो गए हैं कि इन दुकानों को अनिवार्य रूप से लाइसेंस पंजीकरण के दायरे में लाया जाए और इसके लिए मुख्य सचिव महोदय ने, हमारे विभाग से प्रमुख सचिव महोदय ने पत्र इशू कर दिया है और हम आबकारी विभाग से समन्वय स्थापित करके उक्त कार्रवाई को पूर्ण करवा रहे हैं। इसके लिए कैंप लगाए जा रहे हैं और लोगों में जागरूक। और आगरा के शमशाबाद क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां बीजेपी विधायक और भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष में आपसी भिड़ंत नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के बीच में ही दोनों पक्षों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। और साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में फतेहाबाद में भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा और भानु प्रताप सिंह पहुंचे थे, जहां किसी कारण से दोनों पक्षों के बीच एक जुबानी जंग छिड़ गई और उसके बाद यहां पर अफरा तफरी मच गई है। आप देख पा रहे हैं जो वीडियो है सामने आया है आगरा से, जहां पर इन दोनों के बीच में कहासुनी हो गई और विधायक बीजेपी के और भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता के बीच में ये जुबानी जंग छिड़ी है।
तो वहीं आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जहां नेपाल से जयपुर जा रही एक मिनी बस एक्सप्रेसवे की पुलिया से टकरा गई और इस हादसे में दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। घायलों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जिसमें से एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आने की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आगरा से, जहां पर आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से बस क्षतिग्रस्त हुई है और काफी लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश समेत रायबरेली में भी कल 9 अप्रैल को एमएलसी पद के लिए वोट डाले जाएंगे। जिले में एक ही सीट के लिए सभी 18 ब्लॉक पर एक एक केंद्र बनाए गए हैं। कल सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पेटियां भी रवाना हो गई हैं। आपको बता दें कि पोलिंग पार्टियों को भी रवाना किया गया। इस दौरान मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने कल होने वाले चुनाव को लेकर जिले भर के पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की एक मीटिंग कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हमारी 18 बूथों के लिए जो पोलिंग पार्टियां हैं वे सभी लोग अपनी सामग्री ले लिए हैं और अभी रवानगी की स्थिति में हैं और आज शाम तक पहुंच करके वहां पर ये लोग अपनी सब तैयारियां कर लेंगे। कल प्रातः 8 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में मतदान होगा। अभी दो सशस्त्र पुलिस बल जो है हमारी पोलिंग पार्टियों के साथ में जा रही हैं। साथ ही साथ जो सीएपीएफ है और स्टेट आर्म फोर्सेज हैं वो बूथ पर उपलब्ध है। ये एमएलसी चुनाव की प्रक्रिया जनपद में प्रचलित है, जिसमें कि 9 तारीख को वोटिंग और 12 तारीख को काउंटिंग होनी है। इसके दृष्टिगत जनपद में अर्धसैनिक बल अभी प्राप्त हो गया है, जिसके द्वारा स्थानीय पुलिस के साथ फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जा सके। साथ ही साथ ऐसे जो सेंसिटिव क्षेत्र हैं वहाँ पे भी हम लोग फ्लैग मार्च करवा रहे हैं। इसके अलावा जो 18 हमारे ब्लॉक हैं जो कि पोलिंग सेंटर्स के रूप में 9 तारीख को रहेंगे, उनमें अर्धसैनिक बल और सिविल पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है, जो चेकिंग फ्रिस्किंग इत्यादि की व्यवस्था को लागू करेंगे। और साथ ही साथ उस दिन हमारी पुलिस की टीमें जनपद भर में मोबाइल रहेंगी शांति व्यवस्था के दृष्टिगत। और काउंटिंग वाले दिन त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है, जिसमें आइसोलेशन कॉर्डन, इनर कॉर्डन और आउटर कॉर्डन में पुलिस बल लगाया जाएगा। और इसी खबर के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।